प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। NIOS कक्षा 10वीं विषय हिंदी। महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ रहे हैं आप। पुस्तक 1 के महत्वपूर्ण बिंदु आप पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पुस्तक 2 के सभी पाठों के महत्वपूर्ण बिंदु। हम पढ़ रहे हैं पाठ 15 अंधेर नगरी के महत्वपूर्ण बिंदु। आइए समझते हैं। अंधेर नगरी व्यंग और हास्य प्रधान नाटक है। किसी रचना में जब रचनाकार वस्तु या परिस्थिति की असंगति और अटपटेपन को उजागर करता है और उसे पढ़ते सुनते हुए थोड़ी बहुत हंसी भी आ जाती है, उसे व्यंग रचना कहते हैं। यह नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है, जिसमें शासन व्यवस्था की विसंगतियों का उद्घाटन किया गया है। इस नाटक में एक राजा की कहानी के माध्यम से अंग्रेजी शासन व्यवस्था पर करारी चोट की गई है। नाटक में यह संदेश दिया गया है कि लोभ में पड़कर देश हित को नहीं भूलना चाहिए। व्यक्ति एवं देश हित के लिए स्वाभिमान तथा स्वाधीनता का बहुत महत्व है। इस नाटक में कुल 6 दृश्य हैं। पहला दृश्य बाह्य प्रांत का है, दूसरा दृश्य बाजार, तीसरा दृश्य जंगल, चौथा दृश्य राजसभा, पांचवा दृश्य अरण्य, छठा दृश्य शमशान। अंधेर नगरी के अनेक पात्रों में महंत, गोवर्धन दास, राजा और मंत्री महत्वपूर्ण है। महंत या गुरु का चरित्र विवेक का प्रतीक है। गोवर्धन दास एक ऐसा चरित्र है जो लालच का शिकार हो जाता है। राजा के बारे में नाटक बताता है कि वह चौपट है, वह सिर्फ भोग विलास में डूबा रहता है। अन्य पात्रों में फरियादी, कुंजडिन, हलवाई, मंत्री, कल्लू बनिया, कारीगर, चूने वाला, भिस्ती, कसाई, गडरिया, कोतवाल, प्यादे और सिपाही हैं। महंत लोभी नहीं, अवसरानुकूल निर्णय लेने वाला विवेकवान व्यक्ति था। महंत के दोनों शिष्यों के नाम गोवर्धन दास और नारायण दास था। महंत लोभ न करने का उपदेश देता है। गोवर्धन दास सुख की खातिर गुरु के उपदेश की अवहेलना करता है और अंधेर नगरी में ही रहने का निर्णय लेता है। गोवर्धन दास नगरी के बाजार में पहुंच जाता है, जहां हर वस्तु टके सेर मिल रही थी। गोवर्धन दास अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सेर भाजी टका सेर खाजा, यह गीत गाने लगता है। भिक्षा में मिले 7 पैसे से 3.5 सेर मिठाई खरीद लेता है। घासीराम अफसरों के बारे में व्यंग करता है कि वे टैक्स बढ़ा देते हैं। बाजार के दृश्य में घासीराम चने वाला, हलवाई चूरन वाला, बनिया आदि सब संवादों के माध्यम से स्थितियों पर व्यंग करते हैं। इस नगरी में कोई कानून व्यवस्था नहीं है, सब चीज़ें टके सेर मिलती हैं। दीवार से दबकर बकरी मर जाने के बाद फरियादी राजा के पास न्याय की आशा लेकर पहुंचता है। राजा के हुक्म के बाद बकरी के मरने के लिए जिम्मेदार के रूप में क्रमशः कल्लू बनिए, कारीगर, चूने वाले, भिस्ती, कसाई, गडरिये और कोतवाल को पकड़कर लाया जाता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति किसी दूसरे को जिम्मेदार बनाकर खुद छूटता जाता है। अंततः गोवर्धन दास को पकड़ लिया जाता है। गोवर्धन दास को फांसी की सजा महज इसलिए दी जाती है कि उसकी गर्दन मोटी है। फांसी के पहले चेला गोवर्धन दास अपने गुरु को पुकारता है। गुरु यानी महंत आकर गोवर्धन दास से गुप्त मंत्रणा करता है। फिर गुरु चेले में वाद विवाद होने लगता है। कारण पूछने पर महंत बताता है कि इस शुभ मुहूर्त में जो फांसी चढ़ेगा उसे वैकुंठ मिलेगा।
अब राजा का फरमान फिर जारी होता है और बैकुंठ पर अपना पहला हक जताते हुए वह फांसी के फंदे पर झूल जाता है। गोवर्धन दास द्वारा अपने गुरुजी को पुकारने का उद्देश्य था खुद को फांसी से बचाना। राजा ने स्वयं फांसी चढ़ने का निर्णय स्वयं मुक्ति पाने की लालसा में लिया। नाटक में आत्मकेंद्रितता और विवेकहीनता को दिखाया गया है। इस नाटक में अंधेर नगरी और चौपट राजा की कल्पना का कारण ब्रिटिश शासन की सीधे तौर पर आलोचना न कर पाने की स्थिति है। टके शेर भाजी टके शेर खाजा में निहित व्यंग्यार्थ है, गुणों और मूल्यों की कदर नहीं है। इस नाटक के प्रस्तुतिकरण के लिए बहुत अधिक साधनों की आवश्यकता नहीं है। इस नाटक के संवाद संक्षिप्त हैं और व्यंग्य को उभारने में पूरी तरह सफल हुए हैं। नाटक में लोक भाषा तथा स्थानीय शब्दावली का प्रयोग है। इसकी भाषा खड़ी बोली है, लेकिन ब्रज भाषा का भी स्पष्ट प्रभाव दिखता है। महंत बच्चा बहुत लोभ मत करना, देखना हाँ लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए या में नरक निदान। महंत कहते हैं कि जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं नीति न स्वजन समाज, ते ऐसे ही आपहूँ नशे जैसे चौपट राज। ये थे इस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु, इन्हें समझें और याद करें। पाठ 16 अपना पराया महत्वपूर्ण बिंदु। अपना पराया यह एक वैज्ञानिक लेख है। इसके लेखक हरशरण सिंह बिश्नोई हैं। दुनिया की सारी चीज़ें पिंड मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, सजीव यानी चेतन और निर्जीव यानी जड़। व्यापक रूप से मनुष्य, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े आदि समस्त प्राणी और सारी वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, घास आदि चेतन हैं और इनके अतिरिक्त दुनिया की प्रत्येक वस्तु जड़ है। सजीव पिंड का एक प्रमुख लक्षण होता है बाहरी वातावरण से अपनी सुरक्षा का प्रयत्न। मनुष्य का शरीर भी अपने लिए हानिकर चीज़ों से अपनी रक्षा का प्रयत्न करता है। इस प्रयत्न को शरीर की सुरक्षात्मक प्रतिक्रियाएं कहते हैं। अपने पराये का निर्णय करने का काम मस्तिष्क का होता है। शरीर के लिए कौन सी चीज़ें लाभकारी यानी अपनी, वे कौन सी चीज़ें उसके लिए पराई यानी हानिकारक हैं। इंद्रियां दो प्रकार की होती हैं, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां जो हमें ज्ञान कराए, कर्मेंद्रियां जिनके द्वारा हम कर्म करते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, त्वचा, आँख, नाक, कान और जीभ। शरीर में अपनी अनेक सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं। छींक आने और नाक से पानी बहने से हमें हानिकर पदार्थों से मुक्ति मिलने की संभावना होती है। आप इस समय महत्वपूर्ण बिंदु पाठ 16 अपना पराया के पढ़ रहे हैं। आप इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी नोटबुक में लिख लें और अच्छे से तैयारी करें। मस्तिष्क का कार्य है पूर्व सूचनाओं के आधार पर नई जानकारी का विश्लेषण, नई सूचनाओं को स्मृति कोश में सुरक्षित करना, कर्मेंद्रियों को स्थिति के अनुरूप कार्य करने का आदेश देना। लार भोजन को सुपाच्य तो बनाती ही है, रोगाणुओं को भी समाप्त कर देती है। हमारे शरीर में असंख्य कोशिकाएं यानी सेल होती हैं। एक प्रकार की अनेक कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं। ऊतक यानी कि एक जैसा काम करने वाली कोशिकाओं के समूह से बने पिंड। श्लेष्मा चिपचिपा लसदार पदार्थ जो नाक से बहकर निकलता है। नाक में रहने वाले श्लेष्मा के कारण रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। पानी पीने से शरीर में रोगाणुओं की उपस्थिति कम हो जाती है। शौचालय जाने के बाद गुप्तांगों को साफ पानी से धोकर सुखाने से संक्रमण से बचा जा सकता है। रक्त में रोगों से लड़ने की क्षमता रखने वाली श्वेत कणिकाएं मौजूद होती हैं। रक्त की श्वेत कणिकाएं रोगाणुओं से लड़ती हैं। नसों की दीवारें
तरल ऊतकों से बनी होती हैं। विभिन्न रोगों से बचाव के लिए टीके यानी वैक्सीन लगाए जाते हैं। इन टीकों के माध्यम से शरीर में संबंधित रोग के कमज़ोर किए गए रोगाणु अथवा रोगाणुओं के विष को हल्का करके शरीर में पहुंचा दिया जाता है। हमारा शरीर उस विष से लड़ने के लिए प्रतिपिंड बनाने लगता है। जब वास्तव में इन रोगों का संक्रमण होता है तब ये प्रतिपिंड उनसे लड़कर हमारे शरीर को रोग से बचा लेते हैं। डिप्थीरिया रोग शरीर के गले में होता है। एड्स में शरीर की प्रतिरक्षा व्यवस्था कमज़ोर होने लगती है। एड्स HIV वायरस के संक्रमण से होता है। एड्स रोगी के प्रति समाज को प्रेम और सहानुभूति का भाव रखना चाहिए। बगल, कांख और जांघ में बन जाने वाली गिलहटियाँ तथा गले की टॉन्सिलें रोगाणु को रक्त तक पहुंचने से रोकने वाली भक्षक कोशिकाओं को जन्म देती हैं। साथ ही यह भी बताती हैं कि रोग अधिक गंभीर हो सकता है, अतः चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। प्रतिपिंड विशेष प्रकार के रोगाणुओं से लड़ने के लिए शरीर में बने पिंड। प्रजनन अपने जैसे जीवों को जन्म देने की प्रक्रिया। प्रतिपिंड बनने के सिद्धांत पर टीकों का निर्माण किया जाता है। ये थे इस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु। पाठ 17 बीती विभावरी जागरी के महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ते हैं। इन्हें आप ध्यान से समझेंगे और याद करेंगे। इस कविता के कवि जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के एक सुप्रसिद्ध कवि हैं, जिन्होंने प्रकृति के सौंदर्य पर आधारित अनेक कविताएं लिखी हैं। उन्होंने प्रकृति को मानव की तरह व्यवहार करते भी दिखाया है। यह कविता भी गीत है, यानी ये कविता एक गीत की तरह है। यह कविता जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रह लहर से ली गई है। इस कविता में एक सखी दूसरी को संबोधित करते हुए कह रही है कि प्रकृति अपने समस्त सौंदर्य और संगीत के साथ जाग गई है, तब तुम ही क्यों अपने सौंदर्य और माधुर्य को लेकर सो रही हो। एक सखी दूसरे से कहती है कि हे सखी उठ, अब रात बीत चुकी है और उषा रूपी स्त्री आकाश रूपी पनघट में तारे रूपी घड़े को डुबो रही है। अर्थ हुआ कि उषा काल हो गया है, आकाश से रात की कालिमा दूर हो गई है और आसमानी रंग दिखने लगा है। इन पंक्तियों में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। किसी के सौंदर्य वर्णन के लिए किसी दूसरी वस्तु से उसकी समानता बताई जाती है। जिसकी समानता बताई जाती है उसे उपमेय तथा जिससे समानता बताई जाती है उसे उपमान कहते हैं। जब दोनों के बीच कोई भेद नहीं रहता है तो वहाँ रूपक अलंकार होता है, जैसे अंबर पनघट, तारा घट, उषा नागरी। इनमें रूपक अलंकार है। प्रातःकाल हो गया है, सखी कहती है कि पक्षियों के कलरव यानी चहचहाने का स्वर सुनाई दे रहा है और कोंपल के आंचल में थिरकन हो रही है, अर्थात धीमी धीमी हवा से कोंपलें थिरकने लगी हैं। और सुनो, यह लता भी अपने अधखिले फूल रूपी गगरी में नया रस भर लाई है। लो यह लतिका भी भर लाई में लता को उषा के ही समान स्त्री रूप में प्रस्तुत किया गया है, अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार है। मधु मुकुल नवल रस गागरी में रूपक अलंकार है। खग कुल कुलसा में कुल की बार बार आवृत्ति होने से यमक अलंकार है। खग कुल में कुल शब्द का अर्थ समूह या परिवार तथा कुल का अर्थ कलरव। का वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। तो इस उदाहरण में यमक अलंकार भी है और अनुप्रास अलंकार भी है। प्रातःकाल होने की सूचना देने के साथ साथ सखी को संबोधित करते हुए कहा गया है कि हे सखी, सुबह हो गई है
और सारा संसार अपने क्रिया व्यापारों में लगा हुआ है, पर तू अपने होठों में कभी मंद न पड़ने वाला राग लिए हुए और अपने केसों में सुगंधित वायु को समेटे तथा आँखों में रात की खुमारी लिए अभी तक सोई हुई है। कविता में भोर के चित्रण के माध्यम से सखी को जगाने के लिए कहा गया है। लताओं में लगे अधकिले फूल पराग रस से भरे कलश हैं। सखी सोई हुई है, इसलिए उसकी केश राशि ने सुगंधित वायु को बंदी बना रखा है। इस समय आप पाठ बीती विभावरी जागरी के महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ रहे हैं। आप इन्हें अपनी नोटबुक में लिख लें और अच्छे से तैयारी करें। आँखों में भरे बिहागरी से तात्पर्य है आँखों में रात की आलस्य से भरी हुई खुमारी लिए हुए। बीती विभावरी जागरी कविता की भाषा संस्कृत निष्ठ है। कविता में मुख्य रूप से किसके सौंदर्य का वर्णन है? प्रकृति के। विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं वे शब्द विशेष्य कहलाते हैं। उपमान, उपमान क्या होता है? जिससे उपमा दी जाती है। उपमेय जिसके लिए उपमान का प्रयोग किया जाता है। उपमेय की उपमान से तुलना उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें पीपल के पत्ते की तरह मन डोला, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। जब उपमेय में उपमान की संभावना होती है तो वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार है। इस पाठ में इन उदाहरणों का प्रयोग किया गया है, इन अलंकारों का प्रयोग हुआ है। संभावना को व्यक्त करने वाले शब्द हैं जैसे मनु, मानो, जनु, जानो आदि। उपमेय में उपमान का आरोप अर्थात उपमेय और उपमान का भेद समाप्त होना रूपक अलंकार है। जैसे अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, तो इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। पाठ 18 नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ते हैं और आप अपनी नोटबुक में इन्हें लिख लें और अच्छे से तैयारी करें। इस पाठ के लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी है। लेखक की यह सजीव कल्पना कि नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की आदिम पशुवत जीवन की निशानी है और उन्हें काटना मानवीय, सभ्य एवं संस्कारित होना है। कुछ लाख वर्ष पूर्व नाखून मनुष्य के लिए उपयोगी हथियार थे। स्वाधीनता शब्द का अर्थ अपनी अधीनता है। पशुता से आशय बुरी प्रवृत्तियां से है। मनुष्य द्वारा पशुता को जीत ना पाने के कारण लेखक निराश होता है। जन्म के साथ उत्पन्न होने वाली प्रवृत्तियां सहजात वृत्तियां होती हैं, जैसे नाखूनों का बढ़ना, बालों का बढ़ना, दांतों का टूटकर दोबारा आना, पलकों के बालों का गिरना। नए पुराने में से बेहतर को चुनने के लिए क्या करना पड़ता है? जांच परख करनी पड़ती है। मरे हुए बच्चे को गोद में दबाए रखने वाली बंदरिया का उदाहरण देने का उद्देश्य है रूढ़ियों का मोह त्यागना। मनुष्य आहार निद्रा आदि में पशु के समान है, परंतु मनुष्य पशु से भिन्न है क्योंकि उसमें संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। दूसरों के दुख को अपना दुख समझकर उसके प्रति समानुभूति रखना, यही मानव मात्र का धर्म है। महात्मा गांधी ने आत्मतोष पर अधिक बल दिया है। आदमी की पूंछ झड़ गई क्योंकि वह अनुपयोगी थी। शस्त्रों की बढ़त को रोकना मानव कल्याण के लिए आवश्यक है। अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती हैं क्योंकि उनमें मनुष्य का संघर्ष व्यक्त होता है। अधिकाधिक और विकसित अस्त्र शस्त्रों का निर्माण मनुष्य का ऐसा आचरण है जिसके मूल में पाशविक वृत्ति है। पशुता को हराने के लिए स्वयं का बंधन आवश्यक है। इसलिए भारतीय परंपरा में इंडिपेंडेंस का पर्याय अधीनता न होकर स्वाधीनता, स्वतंत्रता या स्वराज्य है।
संयम एवं दूसरों के दुख सुख के प्रति संवेदनशील होना ही मनुष्य को पशु से श्रेष्ठ बनाता है। महात्मा गांधी ने बाहरी सुख एवं सफलता को छोड़कर भीतरी सुख यानी प्रेम और शांति पर बल दिया था। विश्व शांति और मानव मात्र का कल्याण हमारा लक्ष्य होना चाहिए। सफलता का अर्थ व्यक्तिगत उपलब्धियां हैं, जबकि चरितार्थता का तात्पर्य ऐसी सार्थकता जो दूसरों की हित चिंता के लिए प्रेरित करती है। निबंध की भाषा में तत्सम शब्दों की प्रधानता होते हुए भी एक सहजता है और वह पाठक से सीधा संवाद स्थापित करती है। पाठ 19 शतरंज के खिलाड़ी। महत्वपूर्ण बिंदु। शतरंज के खिलाड़ी कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट लम्हई नामक गांव में सन 1880 ईस्वी में हुआ था। प्रेमचंद ने लगभग 350 कहानियाँ लिखी हैं, जो मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हैं। शतरंज के खिलाड़ी कहानी में नवाब वाजिद अली शाह के समय में लखनऊ के वातावरण के माध्यम से पतनशील सामंती प्रवृत्तियों का चित्रण किया गया है। कहानी के मुख्य पात्र हैं मिर्ज़ा साहब और मीर साहब। इनके अतिरिक्त कहानी के अन्य पात्र हैं मिर्ज़ा साहब की बेगम, बादशाही सवार और नौकरानी हरिया आदि। वाजिद अली शाह का समय था। लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। मीर और मिर्ज़ा को शतरंज खेलने की लत है। घर वाले, मोहल्ले वाले, घर के नौकर चाकर तक शतरंज को बड़ा मनहूस खेल मानते हैं। मिर्ज़ा की बेगम को इससे इतना द्वेष था कि अवसर खोज खोज कर पति को लताड़ती थी। जिस देश का जिम्मेदार वर्ग लापरवाह होकर विलास में डूब जाता है, उस देश को गुलाम होने से कोई नहीं बचा सकता। मिर्ज़ा और मीर दोनों ही बाप दादाओं को मिली जागीरों पर जिंदा हैं। उन्हें आजीविका की कोई चिंता नहीं, बल्कि पैतृक संपत्ति ने इन्हें कामचोर, विलासी, कायर और डरपोक बना दिया है। मिर्ज़ा बेगम से डरते हैं और झूठ भी बोलते हैं। मिर्ज़ा साहब यह दिखाते हैं मानो वे स्वयं तो शतरंज नहीं खेलना चाहते, मीर अली ही उन्हें विवश करते हैं। मीर साहब से मिर्ज़ा साहब की पत्नी बेहद नफ़रत करती है, फिर भी ये मिर्ज़ा साहब के घर जाना नहीं छोड़ा। एक दिन मिर्ज़ा की बेगम के गुस्से के डर से वे भाग जाते हैं। मीर साहब बहुत डरपोक और कायर इंसान हैं। एक बार जब बादशाही फ़ौज का अफसर इनका नाम पूछता हुआ आता है तो इनके होश उड़ जाते हैं। दोनों मित्र मुंह अंधेरे घर से निकल खड़े हुए। वे दोनों गोमती पार की एक पुरानी वीरान मस्जिद में चले जाते हैं। जब वे शतरंज खेलने बैठ जाते तो उन्हें दीन दुनिया की फिक्र न रहती थी। एक दिन दोनों मित्र मस्जिद के खंडर में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। मीर की बाजी कुछ कमज़ोर थी। इतने में कंपनी के सैनिक आते हुए दिखाई दिए। वह गौरों की फौज थी जो लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए आ रही थी। मीर साहब बोले, अंग्रेज़ी फ़ौज आ रही है, खुदा खैर करे। फ़ौज निकल गई। 10 बजे का समय था। फिर बाजी बिछ गई। 4 का गजर बज ही रहा था कि फ़ौज की वापसी की आहट मिली। नवाब वाजिद अली पकड़ लिए गए थे। मिर्ज़ा मीर अली से कहते हैं, खुदा की कसम आप बड़े बेदर्द हैं। इतना बड़ा हादसा देखकर भी आपको दुख नहीं होता। हाय गरीब वाजिद अली साहब। मिर्ज़ा शतरंज में मीर अली से हार रहे हैं और उनका ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। दोनों फिर खेलने लगे। मिर्ज़ा 2-3 बाजियां लगातार हार चुके थे, अतः उनमें प्रतिकार की भावना आती जा रही थी। दोनों में तकरार बढ़ने लगी। ना यह दबता था ना वह। अप्रासंगिक बातें होने लगी।
दोनों दोस्तों ने कमर से तलवारें निकाल ली। दोनों जख्म खाकर गिरे और दोनों ने वहीं तड़प तड़प कर जाने दे दी। अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों से एक बूंद आंसू न निकला, उन्हीं दोनों प्राणियों ने शतरंज के वजीर की रक्षा में प्राण दे दिए। शतरंज के खिलाड़ी के माध्यम से भारतीय शासकों का पतन दिखाया गया है। मिर्जा, किसी के दिन बराबर नहीं जाते। कितनी दर्दनाक हालत है। घास तो आपके अब्बाजान छीलते होंगे। यहाँ तो पीढ़ियों से शतरंज खेलते चले आ रहे हैं। यह कथन मीर की प्रतिकार भावना की ओर संकेत करता है। ले जाकर खाना सिर पर पटक दो, खाएं या कुत्तों को खिलाएं। बेगम साहिबा के इस कथन से उसके क्रोध का पता चलता है। नवाब वाजिद अली शाह के बंदी बनाए जाने की घटना पर लखनऊ वासियों के व्यवहार को लेखक कायरता कहता है। प्रेमचंद ने यह कहानी लिखकर अपने समय की जनता और नेतृत्वशील वर्ग को आलस्य तथा विलास त्यागने तथा एकजुट होकर संघर्ष करने का संदेश दिया है। मिर्जा और मीर जैसे लोग यदि अपना दिमाग देश के बचाव में लगाते तो गुलामी से बचा जा सकता था। देश और स्वाधीनता के हित में हमें आराम और विलास को छोड़ देना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। शतरंज के खिलाड़ी का उद्देश्य गुलामी के कारणों के प्रति सचेत करना है। नवाबों की अकर्मण्यता के कारण लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। इस पाठ में कुछ देशज शब्द आए हैं, वे हैं उबटन, चौसर, लौंडी, निखट्टू, कमली, निगोडी, चिलम, हुक्का, चरकटे आदि। ये थे इस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु। 20 उनको प्रणाम। इस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु। उनको प्रणाम कविता के कवि का नाम नागार्जुन है। इस कविता में ऐसे लोगों के प्रति आदर और सम्मान का भाव प्रकट करते हुए उन्हें प्रणाम किया है जिन्होंने अपने जीवन में भरपूर साहस और हौसले के साथ अथक प्रयास और संघर्ष किए, लेकिन किन्हीं कारणों से वे अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। कवि ऐसे वीरों के बारे में बात कर रहा है जो युद्ध के मैदान में पूरी तैयारी और उत्साह के साथ गए थे, मगर जब युद्ध हुआ तो किन्हीं कारणों से उनके तीर लक्ष्य को भेदने में नाकाम हो गए। कवि ऐसे लोगों के साहस और प्रयत्नों का आदर करते हुए उन्हें प्रणाम करता है जो छोटी नौका लेकर समुद्र को पार करने चले थे, लेकिन उनकी मनोकामना पूरी नहीं हो सकी और वे समुद्र में ही समा गए। साधनों के सीमित होने के बावजूद बड़े से बड़े काम करने की ठान लेते हैं, भले ही अंत में लक्ष्य को प्राप्त न कर पाएं। ऐसे लोगों में इतना साहस और लगन होती है कि वे अपने प्राणों तक की चिंता नहीं करते। छोटी नैया से कवि का आशय है संसाधनों की कमी। परिश्रम और संघर्ष कभी बेकार नहीं जाता, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। मन की मन में ही रही से कवि का आशय है चाही हुई बात का पूरा न हो पाना, सपनों का साकार न हो पाना। रिक्त तुणीर होने का अभिप्राय है साधन की कमी। कविता में लक्ष्य भ्रष्ट प्रयुक्त हुआ है तीर के लिए। निराकार शब्द का प्रयोग विलीन हो जाना अर्थ में हुआ है। कवि उन लोगों को प्रणाम करने की इच्छा व्यक्त करता है जो गए तो थे बर्फीले शिखरों पर चढ़ने के लिए, परंतु बर्फ़ खिसक जाने या ऐसी ही किसी विपत्ति के कारण बर्फ़ के नीचे ही दब गए। कवि असफलता के पीछे छिपे प्रयत्नों को भी देखता है। कवि उन क्रांतिकारी वीरों को प्रणाम करता है जो कृतकृत्य नहीं हो सके, अर्थात अपने किए काम का परिणाम नहीं देख सके। कवि उन लोगों के प्रति भी नतमस्तक है जो साहस से भरे हुए थे और जिनका संकल्प अटूट था,
परंतु उन्हें अनंत काल के लिए जेल में डाल दिया गया। उन्होंने दुनियादारी को भूलकर आज़ादी पाने को ही अपना परम लक्ष्य मान लिया था। कवि ने इसी के लिए धुन शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि आज़ादी पाने की यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी। हिम समाधि का अर्थ है बर्फ के नीचे दबकर मर जाना। कवि सफलता से अधिक प्रयत्नों को अधिक महत्व देता है। फांसी पर चढ़े अनाम लोगों को यह दुनिया भूल गई है। जीवन में सफलता से अधिक महत्व प्रयत्न और संघर्ष का है। जिन लोगों ने देश और समाज के पक्ष में संघर्ष किया है, उनके संघर्ष का सम्मान किया जाना चाहिए। हमारी उपलब्धियों के पीछे असंख्य अनाम लोगों का योगदान है। उनका जीवन भले ही सफल ना कहा जाए, पर सार्थक जरूर कहा जाएगा, क्योंकि हमारी उपलब्धियों के पीछे उनके संघर्ष का बड़ा योगदान होता है। सफलता व्यक्तिगत भी हो सकती है, लेकिन वह सार्थक तभी है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के भले के लिए हो। ऐसे लोग जिन्होंने निस्वार्थ समर्पित भाव से समाज और राष्ट्र की अतुलनीय सेवा की, प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण सपने चूर चूर हो गए, कभी ऐसे लोगों को प्रणाम करता है। विपरीत परिस्थितियों ने कामनाओं को पूरा नहीं होने दिया। जब उनके लिए प्रयास किए जाएं, तभी सपने देखना सार्थक है। पाठ 21 पत्र कैसे लिखें, इस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ते हैं। पत्र के दो प्रकार होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र मित्र, परिवार के सदस्यों तथा किसी परिचित को लिखे जाते हैं। अनौपचारिक पत्र को व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। ये पत्र बड़ों को, बराबर वालों को और छोटों को लिखे जाते हैं। औपचारिक पत्र बड़ों को, बराबर वालों को और छोटों को। बड़ों में पिताजी, माताजी, बड़े भाई, बड़ी बहन, दादाजी, दादी जी, चाचा जी, मामा जी आदि आते हैं। बराबर वालों में मित्र, सहपाठी और परिचित आते हैं। छोटों को में संबंधी और परिचित भी आते हैं। औपचारिक पत्र उन्हें लिखे जाते हैं जिनसे कोई निजी जान पहचान नहीं होती है। दुकानदारों, प्रकाशकों तथा कंपनियों को लिखे जाने वाले पत्र व्यावसायिक पत्र कहलाते हैं। जो पत्र किसी एक कार्यालय द्वारा किसी व्यक्ति कार्यालय को भेजे जाते हैं, उन्हें कार्यालयीय पत्र कहते हैं। आपके द्वारा माताजी को लिखा जाने वाला पत्र व्यक्तिगत या अनौपचारिक पत्र होता है। आप जानते हैं कि अनौपचारिक पत्र को व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। पत्र के अंग। पत्र के 4 अंग होते हैं। 1. पता तथा तिथि लिखना, जैसे प्रारंभ। 2. संबोधन तथा अभिवादन। 3. पत्र की विषय वस्तु। 4. समापन। पत्रों में ऊपर दाएं कोने में पता लिखा जाता है तथा इसके नीचे तारीख लिखी जाती है। यदि उसी शहर में पत्र भेजा जा रहा है, तब केवल तारीख ही लिखना काफ़ी होता है। बहुत हुआ तो तारीख के ऊपर स्थानीय लिख देते हैं। संबोधन पत्र लिखने और पाने वाले के संबंध पर निर्भर करता है। संबोधन के तुरंत बाद अभिवादन लिखना होता है। पत्र में अभिवादन के बाद पत्र की सामग्री, जिसे विषय वस्तु कहते हैं, वो देनी होती है। इसे पत्र का संदेश भी कहा जा सकता है। समापन शब्द का प्रयोग संदेश कथन के बाद करते हैं, जैसे आपका बेटा, आपका आज्ञाकारी शिष्य, भवदीय, भवदिया आदि। समापन शब्द के नीचे हस्ताक्षर किए जाते हैं। प्रार्थना पत्र लिखते समय सभी बातें सम्मानपूर्वक लिखी जानी चाहिए। अंत में कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए। औपचारिक पत्रों में विषय स्पष्ट रूप से लिखना आवश्यक होता है। अनौपचारिक पत्र अपनों को प्रेम भरे भावों से स्वाभाविक बातचीत की शैली में लिखे जाते हैं। संबोधन और अभिवादन में शिष्टाचार का पालन करना आवश्यक होता है। पत्र निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, या पहले भी पढ़ चुके हैं। औपचारिक पत्र
और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में व्यावसायिक पत्र, कार्यालय पत्र, आवेदन या प्रार्थना पत्र आते हैं। औपचारिक पत्र में, जिसे व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं, इसमें बधाई पत्र, धन्यवाद पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र आदि आते हैं। आवेदन पत्र भी एक प्रकार के औपचारिक पत्र होते हैं। ई पत्र या ईमेल, कंप्यूटर के माध्यम से होने वाले पत्र व्यवहार को कहा जाता है। फैक्स एक प्रकार का दूर मुद्रण है। SMS का अर्थ है लघु संदेश सेवा, शॉर्ट मैसेज सर्विस। पाठ 22 निबंध कैसे लिखें, इस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु समझते हैं। जब किसी बात या घटना को सही क्रम देकर एक से अधिक अनुच्छेदों में लिखा जाता है तब वह निबंध कहलाता है। निबंध गद्य में लिखा जाता है। निबंध मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: वर्णनात्मक, विचारात्मक और भावात्मक। वर्णनात्मक निबंधों में घटनाओं का क्रम, सूचनाएं तथा साधारण वर्णनात्मक बातें होती हैं। विचारात्मक निबंध लिखने के लिए चिंतन मनन की अधिक आवश्यकता होती है। इनमें बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है। ये निबंध किसी समस्या पर लिखे जाते हैं। इनमें तर्क दृष्टि रहती है। भावात्मक निबंधों में कल्पना की प्रधानता, भाव की तीव्रता तथा आत्मीयता होती है। निबंध के मुख्यतः 3 अंग होते हैं: भूमिका, विषय वस्तु तथा उपसंहार। भूमिका को प्रस्तावना भी कहते हैं। विषय वस्तु निबंध का मुख्य भाग है। उपसंहार में पूरे निबंध का निचोड़ और निष्कर्ष होता है। निबंध लिखने से पूर्व विषय का चयन ध्यानपूर्वक करना चाहिए। निबंध का विषय सुनिश्चित करने के बाद विषय की रूपरेखा बिंदुओं और उपबिंदुओं सहित बनाना आवश्यक है। निबंध में क्रमबद्धता होनी चाहिए। वाक्य छोटे तथा प्रभावशाली होने चाहिए। निबंध लिखकर दोहराना आवश्यक है। इससे वर्तनी व व्याकरण की बहुत सी अशुद्धियाँ आप स्वयं ही दूर कर सकते हैं। ये थे इस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु। धन्यवाद।